नमस्कार, बात भारत की देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। शाम के 5 बज चुके हैं और 5 बजे वक्त तो चलता है एक बड़ी डिबेट का। आज बात करेंगे हम विजन डॉक्यूमेंट को लेकर और ये विजन डॉक्यूमेंट कुछ और नहीं बल्कि विकास को लेकर है और 2047 तक जो विकसित भारत का संकल्प भारत सरकार और भारत के प्रधानमंत्री ने लिया है, इसके साथ साथ हर राज्य भी 2047 तक विकसित होना चाहता है, क्योंकि राज्य दर राज्य हर राज्य जब विकसित होगा तो जाहिर सी बात है हमारा पूरा भारत देश भी विकसित होगा। इसी को लेकर फिलहाल देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जिसका हर एक गतिविधि भारत के कई अहम मायने रखती है और योगदान भी देती है, चाहे वो राजनीतिक गतिविधि हो, आर्थिक गतिविधि हो, सामाजिक गतिविधि हो, उसका इंपैक्ट पूरे देश पर देखा जाता है। यही विजन डॉक्यूमेंट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से विधानसभा में रखा गया। विधानसभा का एक छोटा सत्र था जिस पर विजन डॉक्यूमेंट पर लगातार 24 घंटे की चर्चा भी चली और इस विजन डॉक्यूमेंट के जरिए यह तय किया गया कि आने वाले 2047 तक उत्तर प्रदेश को कैसे विकसित करना है, उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ावा देना है, उत्तर प्रदेश के युवाओं को कैसे रोजगार देना है, उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्रों को कैसे मजबूत करना है, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को कैसे मजबूत करना है, टेक्नोलॉजी को कैसे मजबूत करना है, डिफेंस सेक्टर को कैसे मजबूत करना है। उन तमाम चीजों को लेकर यह बहुत ही महत्वपूर्ण विजन डॉक्यूमेंट रहा। हालांकि इस पर विपक्ष ने जोरदार हमला किया। विपक्ष ने कहा कि जो सरकार विजन डॉक्यूमेंट को लेकर बात कर रही है, 2047 को लेकर बात कर रही है, उस सरकार को पहले वर्तमान को लेकर बात करनी चाहिए। क्या वर्तमान में युवाओं को रोजगार मिल रहा है? क्या वर्तमान में विकास हो रहा है? ये तमाम आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए। आज इसी पर बातचीत करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आखिर हम कैसे हर एक राज्य को विकसित बनाएंगे और जैसे जैसे राज्य विकसित बनेगा वैसे ही भारत भी विकसित बनेगा। इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन पहले जल्दी से मैं आपको सीएम योगी आदित्यनाथ की कुछ बड़ी बातें बताऊंगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में इस विजन डॉक्यूमेंट को लेकर क्या कुछ कहा है, किस तरह से उन्होंने विपक्ष पर भी हमला किया है, तंज कसा है, वो तमाम चीजें मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए जरा, यूपी विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा हुई और सीएम योगी ने कहा, इस पर चर्चा हुई और लंबी चर्चा भी चली। विजन डॉक्यूमेंट पर सीएम योगी ने जवाब दिया और बहुत महत्वपूर्ण बातें भी उन्होंने उत्तर प्रदेश को लेकर कही है। इसके साथ साथ 24 घंटे में 187 वक्ताओं ने अपने विचार रखे। ये भी सीएम योगी ने कहा कि भाई 187 ऐसे वक्ता थे जिन्होंने अपने अपने विचार रखे विजन डॉक्यूमेंट को लेकर। इसके अलावा 2047 तक भारत को विकसित राज्य बनना है, यह भी उन्होंने कहा कि भाई विकसित राज्य बनेगा तो देश भी विकसित होगा। तभी हो सकता है जब सभी जिम्मेदारी निभाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष को भी सहयोग करना होगा। जो भी सरकार बनती है या जो भी विपक्ष में रहता है तभी ये पॉसिबल है। चर्चा संकल्प को पूरा करने में एक योगदान देगी, यानी जो संकल्प हमने लिया है उसको लेकर चर्चा होनी चाहिए, तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों ने रुचि ली, ये भी उन्होंने कहा कि भाई सत्ता के लोगों के जो लोग हैं, सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, उनके साथ विपक्षी लोगों ने भी इस पर रुचि ली है, कुछ लोगों ने। इसके साथ सदस्यों द्वारा रात भर जागकर सदन चलाया गया, क्योंकि एक कंटिन्यू लगातार चर्चा हो रही है, 24 घंटे की चर्चा होनी थी। सभा पर तंज भी कसा, विपक्ष पर तंज भी कसा और कहा ये लोग कूप मुंडक हैं, कूप मंडूक हैं, ये लोग कूप मंडूक हैं। इस तरह की बातें कही हैं आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने ये भी कहा कि पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। पीडीए का फॉर्मूला जो अखिलेश यादव की तरफ से तैयार किया गया था उस पर भी तंज किया कसा। ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरह काम कर रहा है, यानी अपने परिवार को डेवलपमेंट कर रहे हैं और इसलिए ये पीडी का फॉर्मूला तय किया। ये उनका जनता की आंखों में धूल झोंक रहा है पीडीए नारा। पीडीए का नारा बहुत अहम नारा था और लोकसभा के चुनाव में भी दिया गया था। दुनिया आगे बढ़ रही है, आप परिवार तक सीमित हैं। परिवारवाद पर फिर से योगी आदित्यनाथ ने तंज कसा है और कहा है कि दुनिया आगे बढ़ रही है लेकिन आप एक परिवार तक सीमित हैं। 1990 के बाद ये बीमारू राज्य बन गया था, लेकिन 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी तो उसके बाद हमने बदलाव किए, ये उनका कहना है। यूपी में 2017 के बाद कानून का राज स्थापित हुआ और वाकई में इस क्षेत्र में काम भी हुआ है। ये जानकार लोग भी कह रहे हैं, ये बुद्धिजीवी लोग भी कह रहे हैं, इस सरकार में आने के बाद उत्तर प्रदेश में क्राइम पर कंट्रोल हुआ है, नियंत्रण हुआ है और अगर कुछ क्राइम होता भी है तो उसको जल्द से जल्द पकड़ा भी जाता है, उसे जल्द से जल्द सजा भी दी जाती है। तो ये तमाम बातें आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस विजन डॉक्यूमेंट के जरिए कही
विपक्ष पर भी तंज कसा है। जल्दी आपको सुनाते हैं योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है, उसके बाद आज की चर्चा भी शुरू करते हैं। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। और ये स्थिति आप लोगों की है, यानी केवल अपने तक सीमित करना। आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसी का नमूना है। यही है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की भावना ही इस पर आधारित है, जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कूप मंडूक होना। उन्होंने अपनी कथाओं में, अपने प्रवचन में एक बात को कहते थे कि एक कुएं में एक मेढक था। 2017 के बाद डबल इंजन की सरकार ने कानून का राज स्थापित, अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस, उद्योगों के लिए सुरक्षित वातावरण और निवेशकों का ड्रीम डेस्टिनेशन, जल थल नभ की बेहतरीन कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो से जुड़ा विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह प्रदेश की दशा और दिशा दोनों को बदलने में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन की है। उत्तर प्रदेश यह बढ़कर के लगभग 35 लाख करोड़ तक पहुंचने जा रही है। कोई तुलना है? 1947 से लेकर के 2017 तक केवल 13 लाख करोड़ की, और 2017 से लेकर के 25-26 तक हम इसे 35 लाख करोड़ तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जीडीपी में योगदान, जो केवल 8% रह गया था, 50 के दशक में जो 14% था, 2016-17 में रहकर केवल 8% रह गया था, आज इसे हम 9.5% तक पहुंचाने में फिर सफल हुए हैं। तो आपने सुना सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। अब सीधे मैं अपने मेहमानों का रुख करना चाहूंगा। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं। शिव सिंह भारती जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं। इनके साथ साथ अशोक तिवारी जी समाजवादी पार्टी से हैं, और साथ ही साथ दिनेश सिंह गेट जी राजनीतिक विश्लेषक, वो भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया सर तीनों का हमारे साथ जुड़े। शिव सिंह भारती जी, आप इसे शुरू करेंगे, क्योंकि विकसित भारत का जो संकल्प है, जो सपना है 2047 तक, वो केंद्र सरकार का एक बड़ा विजन है और इस पर काम भी चल रहा है। इसको लेकर आपने भी एक पहल शुरू की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश या बाकी अन्य राज्य विकसित होंगे तो जाहिर सी बात है पूरा देश विकसित होगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश का विकसित होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सबसे बड़ा राज्य है देश का। शीतल जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन से बनी है, पहले दिन से ही भारतीय जनता पार्टी ने विकास का एक खाका तैयार किया था। हमने घोषणा पत्र न जारी करके हमने संकल्प पत्र जारी किया था, और उस संकल्प पत्र को 100% हम पूरा करने के और अग्रसर भी हैं, और हमने विभिन्न क्षेत्रों में उसको किया भी है। और मुझे तो यह बड़ी आश्चर्य होता है कि समाजवादी पार्टी के लोगों को इसमें भी विरोध करने जैसा क्या दिखाई पड़ रहा है। अगर कोई विजन डॉक्यूमेंट्स लेके आ रही है और विभिन्न क्षेत्रों में, कोई एक क्षेत्र में नहीं, पर्यावरण से लेकर विकास के क्षेत्रों में भी उसने अपना कोई एक विजन तैयार किया है, तो मुझे नहीं लगता समाजवादी पार्टी को उससे क्या दिक्कत हो रही है। समाजवादी पार्टी तो अपने आप को विकास पुरुष बताती है, अपने मुखिया को। तो अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार और भारतीय जनता पार्टी सरकार अगर कोई विकास को लेकर अपना विजन लेकर आई है, तो निश्चित तौर पर उसकी सराहना की जानी चाहिए। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो उत्तर प्रदेश में जो भी होगा, जो भी विकास किया जाएगा, मुझे लगता है कि उससे सारे लोग लाभान्वित होंगे। और उत्तर प्रदेश चूंकि बड़ा राज्य है, पूरे देश की राजनीति उससे प्रभावित होती है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर रोजगार के नए सृजन होंगे और विभिन्न क्षेत्रों में काम होगा। हमारे हमको पेयजल से लेकर सारी चीजों का उसमें जिक्र किया गया है, पर्यावरण तक का उसमें जिक्र है। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कोई भी क्षेत्र छूटा है, और सारे क्षेत्रों में परस्पर काम करने वाले हैं। इसमें
समाजवादी पार्टी हतप्रभ करने जैसा अगर विरोध प्रदर्शन कर रही है तो हम ठीक है, सभी लोग उसको लेकिन देखकर बहुत भारती जी, जनता भी देखकर हतप्रभ है। एक इनका सवाल है कि भाई पहले सरकार वर्तमान को लेकर रिपोर्ट दें, वर्तमान में कितना रोजगार मिल रहा है, वर्तमान में क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, सपना देखना, संकल्प देखना, विजन बनाना कोई बुराई नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। हर किसी का सपना होता है, निजी स्तर पर भी सरकार भी सपना देखती है, संकल्प देखती है, लेकिन उस संकल्प को प्राप्त करने के लिए हमारी कोशिश कहां पर है और वर्तमान में हमारा ग्राफ कहां पर है? शीतल जी, पूर्व योजना के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नए नए रोजगार सृजन करने का काम किया। अब जहां तक बात की है, अगर रोजगार को अगर नौकरी से जोड़ने का काम करते हैं कि नौकरी देना ही रोजगार है, तो मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही है। फिर इनको भी अपना इन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया था वो भी इनको सामने रखना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा कम रेट पर अगर किसी को नए रोजगार अगर वो कर सकता है, विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार कर सकता है, और हमने रोजगार को प्रमोट करने का भी काम किया है, और अगर हम उसको परस्पर कर भी रहे हैं तो अगर कर रहे हैं तो वो सारी चीजें हमको साफ साफ दिखाई पड़ रही हैं। और जहां तक विकास की बात है, निवेशक सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के पास निवेशक है इस समय, और लोगों ने निवेश करने का काम भी किया है। तो अगर मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी सरकार को अगर ये नहीं दिखता है तो ये मैं पहले ही कह चुका हूँ, पूरी जनता आज इनके कृत्य को देखकर हतप्रभ है। मैं जवाब लेता हूं, आपके पास वापस लौटूंगा। अशोक जी, सरकार का कहना है, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी को इसमें भी दिक्कत हो रही है। हमने संकल्प लिया है, ठीक है, केंद्र सरकार का भी संकल्प है, बीजेपी सरकार का संकल्प है, पीएम मोदी का संकल्प है कि भारत को 1947 तक विकसित भारत बनाना है। 2047 तक, वो इसलिए क्योंकि भाई 100 वर्ष हमारी आज़ादी को पूर्ण होंगे और उस वजह से हमारा देश जो है वो विकसित होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि भाई इसमें समाजवादी पार्टी को भी दिक्कत हो रही है। जी सर, देखिए, समाजवादी पार्टी को दिक्कत हो रही नहीं दिक्कत हो रही ये एक अलग विषय है। हाँ। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विपक्ष है। उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष है, जनता की जो नुमाइंदगी करता है, जनता की आवाज को जो रखता है उत्तर प्रदेश के पटल पर, वो समाजवादी पार्टी है। आज जो नेतृत्व है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, वो नेतृत्व छोटा नहीं, पूरे राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व हो गया है। उत्तर प्रदेश का तो नेतृत्व है ही है पूरी तरह से। राष्ट्रीय स्तर पर हम तीसरे नंबर की पार्टी बन गए हैं 24 चुनाव बाद। जो हमें जनादेश मिला है उत्तर प्रदेश में, वो सामान्य जनादेश नहीं है। सच्चाई ये है कि आज जो हालात हैं, सपने देखना, सपने देखिए आप मुंगेरी लाल के सपने देखिए, इससे कोई लोग नहीं रोकता है, लेकिन उन सपनों को जो है आप विधानसभा में क्या रख रहे हैं, उन सपनों से क्या लेना देना है उत्तर प्रदेश जनता का। यूपी जनता तो आज चाहती है कि उसकी महंगाई कम हो जाए, आज चाहती है कि रोजगार मिल जाए, उसको आरक्षण का हक मिल जाए। आपने छीन लिया है, लगातार गला दिया है आपने लगातार नौकरियां कम कर दी हैं, सरकारी नौकरियां देखने को नहीं मिल रही हैं। हाँ, लेकिन सरकार कह रही है कि सरकारी नौकरी देना ही रोजगार नहीं होता। इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा दिया है, उद्योग को बढ़ावा दिया गया है। संक्षेप में आ रहा हूँ सर। हाँ सर जी, आप बोल रहे हैं सर, 2 करोड़ का वादा किसने किया था? 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किसने किया था? भाजपा ने किया था। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किसने किया था? भाजपा ने किया था। सारे जुमले साबित हो गए क्या? सारे जुमले बोल के, झूठ बोल के क्या आपने वोट दिया था क्या? सच्चाई है, बहुत हुई महंगाई की मार, पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत। मोदी जी के तमाम ऐसे अंश पड़े हुए हैं वक्तव्यों के, जो सोशल मीडिया में और मीडिया में तैर रहे हैं। ठीक है, कौन नहीं जानता क्या बोल के आए थे। आज जब कुछ बोलने के लिए बचा नहीं, सारी गरिमा खत्म हो गई, ठीक है, हास्यास्पद हो गए हैं, तब अब विजन डॉक्यूमेंट क्या है? आज सपने फिर नए तरीके सपने दिखाएंगे। सपनों में फंसने वाली नहीं है जनता। जनता हकीकत चाहती है जानना। ये तो कह रहे हैं सर, ये तो कह रहे हैं आज क्या दे रहे हो? समाजवादी पार्टी सिर्फ परिवार तक सीमित हो गई है। ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी परिवार तक सीमित हो गई है। अरे उनके कहने से कोई मान लेता है? वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बन गई है। बचा नहीं है तो हास्यास्पद बातें करते हैं। हाँ, हास्यास्पद बातें करते हैं। आज पिछड़ा दलित आंदोलित है, आज जिस तरह से आंदोलित है, खिड़की बंधी हुई है भाजपा की। भाजपा अंदर डरी हुई है पूरी तरह से। आज नफरत फैलाती है, ठीक कामयाब नहीं हो पा रही है, जगह जगह पर जाती, धार्मिक ध्रुवीकरण चाहती है। आज भाजपा को वोट पाने के लालच पड़ रहे हैं और वोट की चोरी कर रही है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, क्या कर रहा है? लौटूंगा आपके पास। कर रहा है ठीक है, बिहार मैनेज कर ले,
यूपी में किया ही था 18,000 ऑटो का चोरी किया था, और हमने जब शिकायत करी और एफिडेविट भी दिया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ठीक है सर, मैं आपकी बात का जवाब लूंगा सर। कोई कार्रवाई नहीं। हाँ, मैं आपकी बातों का जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले दिनेश जी के पास जाना है, उसके बाद मैं आऊंगा शिव जी आपके पास, शिव सिंह जी। दिनेश जी, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और हमारे लिए राज्य है, लेकिन दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो उत्तर प्रदेश से छोटे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश भारत के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण और अहम है, राजनीतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, हर एक एंगल से उत्तर प्रदेश का जो हर गतिविधि होती है उसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है और बाकी अन्य चीज़ों पर। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश का विजन भी ये आगे जो है वो बढ़ाया जा रहा है। 2047 तक कैसे उत्तर प्रदेश को विकसित करना है। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश विकसित होगा तो उसका एक बहुत बड़े पैमाने पर भारत को एक बैक सपोर्ट मिलेगा। भारत की इकोनॉमी, भारत का विकसित भारत का जो संकल्प लिया है उसमें उसका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहेगा। ये पहल जिस प्रकार से शुरू हुई है, ये विजन डॉक्यूमेंट को पेश किया गया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से, कैसे देख रहे हैं सर? जी, आप सभी को प्रणाम शीतल जी। देखिए, अगर ये बोला जाए कि यूपी जो है जैसे कि जीडीपी के लिहाज से बोलें या ऊर्जा के लिहाज से बोलें या किसी भी लिहाज से बोलें, तो एक तरह से केंद्र मतलब अगर बिंदु अगर बोलें पूरे देश का तो गलत नहीं होगा। और अगर ये जैसे कि अगर राजनीतिक क्षेत्र मतलब अगर तरीके से अगर विस्तार अगर मतलब जैसे इसका करके मैं अगर बताऊं तो देखिए ऐसा है कि जैसे बोला जाता है कि यूपी और बिहार के बिना जो है केंद्र में सरकार बनाना बड़ा मुश्किल काम है, तो इसलिए यूपी को नजरअंदाज करना तो अलग बात है। हाँ। इसको केंद्र बिंदु ही रखना पड़ेगा उसे। और जिस प्रदेश का देखिए जीडीपी में जो मतलब कि पूरा एक तरह से और योगदान जो है 9.5% के आसपास होता है, और साथ में मान के चलें कि जैसे कि अगर पहले को कंपैरिजन अगर करके देंगे, जैसे अभी ठीक है मतलब प्रतिपक्ष का काम होता है कि हमेशा सत्ता पक्ष जो है उसको घेरने का काम और उसके मतलब चीजों में कुछ न कुछ कमियां निकालना, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं आंकड़े जो होते हैं वो अपनी सच्चाई बयान करते हैं अपने आप में। और दूसरा देखिए कि जैसे 2047 का जो मतलब पीएम मोदी का और केंद्र सरकार का और जो विकसित भारत का जो जैसे एक तरह से विजन है, तो उसी के साथ कदम मिलाते हुए और जैसे कि यूपी विकसित यूपी जो है उसको करके और 24 घंटे लगातार जो है नॉन स्टॉप जो है डिबेट करने का जो मतलब जो है जो एक तरह की जो किया गया विधानसभा में, तो अपने आप प्रशंसनीय है। और उसमें दोनों ही पक्ष, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष जो है, हाँ। दोनों ने बेहतरी से भाग लिया है। और जैसे मान के चलें कि जैसे कि मतलब जैसे 187 के आसपास वक्ताओं ने इसमें भाग लिया, चर्चा में भाग लिया और अपने तरीके से अपने मतलब चीजों को रखा। और दूसरा देखिए जैसे कि 2022 में जैसे जिस तरीके से जो डॉक्यूमेंट रखा था, अपना संकल्प पत्र रखा था भाजपा ने, और अगर कमी उसमें रहती है बाई चांस अगर ये मान के चलें कि पहला जो जैसे कि जो इनका जो कार्यकाल था योगी जी का, तो अगर ठीक ठाक नहीं रहता तो दोबारा सरकार जो है वो बनाने का अवसर जो है मतलब जनता वो नहीं रहती चेतन, ये मतलब मानने वाली बात है। और दूसरी इसके अलावा देखिए जैसे कि 2014-15 या 15-16 के आसपास का अगर मान के चले हैं, हाँ। तो उस टाइम का जीएसडीपी जो था मतलब यूपी का वो करीब मतलब 12 से 13 लाख करोड़ के आसपास था। वो पहुंच के अभी अगर पहुंच जाता है 27-28 लाख करोड़ रुपया, तो अपने आप में एक पैरामीटर है। बिल्कुल उसी तरीके देखिए मान के चले कि 8% से 9.5% के आसपास में और राष्ट्रीय स्तर पे अगर पहुंच करके और वह जीडीपी में योगदान देते हैं, तो अपने आप में बेहतरीन मतलब एक तरह से लक्ष्य भी हासिल किया है। और आगे जो है मतलब जैसे 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का करके, और अभी जैसे महाकुंभ जो था तो उसका आयोजन करके उसमें करीब 65 करोड़ लोगों को होस्ट करने का काम जो किया, तो अपने आप में देखिए एसपी हो गया, चाहे कांग्रेस होगी, चाहे अन्य जो प्रतिपक्ष हैं, तो देखिए ठीक है घेरने का काम सरकार को इनका काम है, लेकिन उसके साथ साथ में जो चीजें ठीक ठाक है तो उसमें प्रशंसा भी करनी चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से अच्छा उदाहरण पेश करने का काम उसी में होगा। हाँ। और जिस तरीके से मतलब नेता प्रतिपक्ष की जैसे कि तारीफ जो है योगी जी ने भी की और उस तरीके जैसे कि स्पीकर महोदय उन्होंने भी की, तो अपने तरीके देखिए मुझे लगता है कि अपने तरीके से चर्चा में और बेहतर तरीके से भाग लेकर के, ठीक है, और जैसे आगे भी इसी का दूसरा पहलू चर्चा भाग लेकर, हाँ, इसी का दूसरा पहलू भी जानना चाहूंगा। योगी आदित्यनाथ ने पीडीएफ फॉर्मूले पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है और परिवार तक ही ये पार्टी सीमित रह गई है, परिवार के लिए ये काम कर रहे हैं। इसको किस एंगल से आप देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से? देखिए इसमें मतलब इसमें कोई मैं तरीके ना चाहूंगा कि कुछ जो मतलब ये मान के चले शीतल जी, कुछ वर्ग विशेष जो है उनका ही ध्यान रखने का काम, और अपने परिवार में मेरे ख्याल जैसे कोई मतलब कोई मतलब ये क्या मतलब कोई वर्ग ऐसा अछूता नहीं रहा इसमें वर्तमान सरकार में जिसके पास में डेवलपमेंट का जो है लक्ष्य पूरा करने का काम नहीं किया गया। हाँ। जबकि पहले जो पिछली जो सरकारें थी तो एक वर्ग विशेष के साथ साथ में, और जैसे कि समाजवादी पार्टी है तो समाजवादी पार्टी को लेकर के क्लियर अगर बोला जाए कि इनके घर पे मान के चलने की गाय बैल और भैंस जो है
इसके अलावा शायद ही कोई ऐसे होंगे सदस्य होंगे जो कि कहीं ना कहीं किसी ऊंचे पद पर ना बैठे होंगे। और उससे पहले और भी चीजें देखने को थी। ठीक है, वो इनकी अपनी मर्जी और ठीक है, इनके कार्यकर्ता अगर वो सिर माथे पर रखते हैं तो ठीक है, मुझे उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन साथ साथ देखिए, जैसे जिस तरीके से, जैसे अगर मान के चले हैं कि बाद में जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य थे या और कुछ थे, इनको किनारा करना पड़ा सिर्फ ब्राह्मणों को लेकर के, क्योंकि ब्राह्मणों को लेकर के पहले ये था कि परंपरागत जैसे वोट बेस था, तो वो जैसे मान के चले मुस्लिम और यादव, ये दो एक तरह से इनके मतलब के ट्रेडिशनल वोटर्स थे के। और इनसे अलग हट करके जब उन्होंने बिल्कुल अलग राह की, जैसे ब्राह्मण सभा करने का मतलब लक्ष्य रखा या और कुछ चीजें की, तो उसका आयोजन के बाद में जैसे इनके जैसे बड़े नेता थे, तो वो कहीं ना कहीं कोई बयान देते थे या अन्य कुछ चीजें होती, तो उसी तरीके से कहीं ना कहीं चीजें वही है कि ये जो पीडीए वाले जो बताया, तो अपनी जगह योगी जी ने ठीक बताया, तो इससे अलग हट के इनको करना चाहिए। और अभी हो सकता है, मुझे लगता है कि जैसे पिछली बार जैसे कि कांग्रेस का गठबंधन किया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि उसमें से हासिल ज्यादा कुछ नहीं हो पाया समाजवादी पार्टी को। अब हो सकता है इस बार एकला चलोगे, राह पे चले, कुछ चले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सारे उत्तर प्रदेश में और समग्र विकास को लेकर के और सभी वर्गों का विकास लेकर के और अपने परिवार से अलग हट करके देखना चाहिए, तभी एक तरह से पूरा विकसित यूपी का जो लक्ष्य है हासिल ये भी कर पाएंगे। ठीक है सर, ठीक है। फिर से आऊंगा आपके पास शिव सिंह भारती जी, मैं आपसे जवाब लूंगा। अभी समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि भाई सरकार कर क्या रही है, सरकार रोजगार कहाँ दे रही है, किस स्तर पर पहुंची है, कितने रोजगार दिए हैं, ये तमाम मुद्दे हैं। क्या वाकई में सरकार इस क्षेत्र में काम नहीं कर पा रही है? जो मेरे आंकड़े हैं अभी, आपकी सरकार के सर पिछले 8 वर्षों में 7.5 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। इसमें मुख्यतः शिक्षा और पुलिस विभाग में ज़्यादातर हैं, और जो बेरोजगारी दर है उसमें 2.4 तक गिरावट आ चुकी है पहले के मुकाबले से। शीतल जी, ये तो आपने भी आंकड़े रख दिए। मैं अशोक तिवारी जी बड़े भाई हमारे, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पर निवेशक आने से डरते थे। निवेशक आते थे और कई तरह की इकाइयों का गठन भी हुआ और इकाइयां स्थापित भी हुई, और स्थापित होते होते उनमें इस तरह से लूट खसोट इनके कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया कि जाने कैसे कितने उद्योग बंद हो गए और उनको पलायन करके उत्तर प्रदेश से बाहर जाना पड़ा। एक उत्तर प्रदेश की ये तस्वीर भी रही है जिस पर अशोक तिवारी जी चर्चा नहीं करना चाहेंगे। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी विजन लेती है, भारतीय जनता पार्टी ने विजन लिया, भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर आगे बढ़ेगी, भारतीय जनता पार्टी सरकार उसको लेकर आगे बढ़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो सुरक्षा देने का काम किया, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सुधार करने का काम किया, वो अब रोजगार जब देने का काम करेंगे जब तो देंगे जब रोजगार कोई लगा पाएगा। जब रोजगार नहीं लगा पाएगा, जब रोजगार देने, जब फैक्ट्री बंद हो जाएंगी, कारखाने बंद हो जाएंगे, नए उद्योग स्थापित नहीं होंगे, नए रोजगारों के सृजन नहीं होगा, तो फिर रोजगार कहां से आएगा? और अशोक तिवारी जी जैसे लोग यही बार बार कहते रहते हैं कि कितने रोजगार दिए, कितने रोजगार दिए। हमने रोजगार दिए, आप उठा के आंकड़े देखेंगे तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पूरे भारत में जितने अन्य प्रदेशों में निवेशक थे वो सारे उत्तर प्रदेश में लौट कर आए। और मैं तो कहता हूं कि सरकारी इकाइयां भी, जो सरकार इकाइयां स्थापित करती थी, उनको भी बंद करने का काम किया। ऐसे में उंगलियों पर जाने कितने प्रोजेक्ट आपको गिरा सकता हूं जो सिर्फ प्रोजेक्ट बन के रह गए और शुरू नहीं हो पाए समाजवादी पार्टी की सरकार में, और सिर्फ घोषणा उनकी हुई और वे कभी पूरे नहीं हुए। तो मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी बात जो है, योगी जी की सरकार की सराहना इसलिए की जानी चाहिए कि हमने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी अच्छी प्रदेश में की है, जिससे हम जिस क्षेत्र में भी, जिस विभाग में भी कुछ करना चाह रहे हैं उसमें कर पा रहे हैं, और जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार दोबारा बनी है। और मैं कहता हूँ 2027 में जो एक पीडीए बार बार कर रहे हैं, बार बार पीडीए, लोकसभा के बाद इनका कोई नारा ही नहीं बदला, क्योंकि वो एक बार बिल्ली के भाग से छीका टूट गया था, तो इनको लगता है कि बार बार वही हम कहेंगे, फिर से वही हमारी विजय हमको मिलने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय जनता समाजवादी पार्टी की नीतियों से सारे लोग समझ चुके हैं इनका पीडीए क्या है, इनकी मंशा क्या है, और पीडीए करते हैं, लेकिन परिवार इनके लिए प्राथमिकता है, इनके कार्यकर्ता भी प्राथमिकता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, सरकार अगर किसी रूप में समाजवादी पार्टी की बनेगी भी तो अशोक तिवारी जैसे लोगों का ही हिस्सा नहीं होगा। लेकिन सर 2012 शिव सिंह जी, 2012 से 2017 का जो आंकड़ा मेरे पास है अखिलेश यादव की सरकार में, उसमें लगभग 8 लाख, कुल 8.5 लाख नौकरी देने की बात कही जा रही है आंकड़ों के मुताबिक। और 2017 से लेकर 2025 तक जो आंकड़े हैं वो आंकड़े थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं सर। 7 लाख के आसपास नौकरियां दी हैं सर।
मैंने फिर कहा, हाँ। मैंने फिर कहा शीतल जी कि हमने रोजगार देने का काम किया है और सेल्फ रोजगार देने का काम किया है। ऐसी ऐसी इंडस्ट्री हुई है जिसमें आप देखिए कि लोग आज रोजगार देने का काम कर रहे हैं, खुद रोजगार देने का काम कर रहे हैं। ऐसी इकाइयां स्थापित हुई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप तो जिस रोजगार की आप बात कर रहे हैं, अशोक तिवारी जी बात कर रहे हैं, वो किसको रोजगार मानते हैं? अगर प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में काम है, उत्तर प्रदेश सशक्त बन रहा है और हमारा जीडीपी में हमारा योगदान बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ रहे हैं तो मैं तो कह रहा हूँ कि हमने 2047 का लक्ष्य लिया है। 2047 तक का लक्ष्य लिया है। ठीक है अशोक जी, 100 वर्ष पूरे कर रहे होंगे आजादी के, तो उत्तर प्रदेश अलग दिखाई पड़ेगा। ठीक है अशोक जी, 2047 तक जो लक्ष्य था वो रखा गया है और ये विजन है, ये होना भी चाहिए, हर किसी के अंदर होना चाहिए। आपकी सरकार होती तो आप भी रखते। लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मुद्दा था उत्तर प्रदेश का, उसमें बड़े पैमाने पर सुधार हुआ है, ऐसा बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं। न सिर्फ बीजेपी के प्रवक्ता बल्कि वहां के लोग भी जो जानकार हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर जैसी सिचुएशन जो है वो पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बेहतर हुई है, जिस वजह से प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट सेक्टर्स में वहां पर बढ़ावा मिला है। देखिए सर, आंखों देखी, जनता की आंखों देखी है, आपकी भी आंखों देखी है, सभी चैनल जानते हैं उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। पल पल की खबर मीडिया के पास सर है। सच्चाई यह है कि भाजपा के कहने का असर अब जनता पर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जनता थक चुकी है इनकी वायदों से, इनकी बातों से, इनके झांसे से। इनके झांसे में जनता अब आने वाली इसलिए नहीं है क्योंकि सच्चाई सामने है। उसके सच्चाई जो है वो ये 69,000 शिक्षक भर्ती डाला हुआ, उसका क्या हुआ, कोर्ट ने क्या दिया, सरकार को क्या निर्णय लेने पड़े, आज रोजगार नहीं दे पाए। आज सवाल इस बात का है कि जो है किस तरह से लीक हुई परीक्षाएं और किस तरह से जो है प्राइवेटाइजेशन कितना हुआ है, कितना जो है आउटसोर्सिंग कराई गई है। दलितों को नौकरी कहां से मिलेगी जब सरकारी नौकरियां 30 लाख भर्ती ही नहीं होगी, पड़ी रहेंगी, तो कहां से मिलेंगी। सवाल इस बात का है, इन्होंने तो तिल तड़पा दिया है नौजवानों को। अब इसमें कुछ कहने की बात नहीं, 4 साल की नौकरी सेना में दे रहे हैं, इनके पास कहने को कुछ बचा नहीं। किसानों की दुविधा है। सर लॉ एंड ऑर्डर पर मेरा सवाल था, लॉ एंड ऑर्डर पर मेरा सवाल था। ठीक है अशोक जी, आपने इसका जवाब नहीं दिया। लॉ एंड ऑर्डर क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या थी उत्तर प्रदेश में। मैं आपको सर एक आंकड़ा बताना चाहूंगा। 48,31,515 क्राइम के केसेस आपकी सरकार 2012 से 17 के बीच 9.5% उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी पूरे देश के अंदर क्राइम पर थी। लेकिन ये कम हुई है। एनसीआरबी के जो आंकड़े बता रहे हैं 2017 से 2025 तक, वो बता रहे हैं कि डकैती में 86.5% की गिरावट हुई है, हत्या में 43.2% की गिरावट हुई है, दंगे में 67.4% की गिरावट हुई है, फिरौती में 70% की गिरावट हुई है, और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं, दहेज हत्या हो, बलात्कार हो, इसमें 17.4 और 25.3 रेस्पेक्टिवली, और छेड़छाड़ में 16.6% की गिरावट हुई है। आपको नहीं लगता कि लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन जो एक बहुत बड़ी समस्या थी उसमें बड़े पैमाने पर गिरावट हुई है उत्तर प्रदेश में? सर जी, सच्चाई सामने है। जनता कोई बेवकूफ नहीं है, आंकड़ों में जनता उलझने वाली नहीं है। आंकड़े कैसे प्रस्तुत किए जाते हैं कि जनता भी अब समझदार हो गई है, बुद्धिमान हो गई है। वो जानती है चुनाव आयोग क्या कर रहा है, कौन से आंकड़े दे रहा है चुनाव आयोग। आज चुनाव आयोग किस तरह से काम कर रहा है, सारी एजेंसियां कैसे काम कर रही हैं, किस तरह से अपराध दर्ज किए जा रहे हैं, किस तरह से अपराध बताए जा रहे हैं। इन आंकड़ों में उलझने वाली जनता नहीं है। उसको दिखाई दे रहा है किस तरह से प्रजापति लड़की की हत्या हुई है, आज किस तरह से जो है आज जगह जगह रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, किस तरह से तमाम जो है सवर्णों को भी मारा गया है, दलितों को तो मारा ही गया है, पिछड़ों को मारा गया है। आज सवाल इस बात का है, हाहाकार मचा हुआ है उत्तर प्रदेश में, और कौन नहीं जानता है कि भाजपा के ही विधायक आज जो है धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा के विधायकों की पुलिस नहीं सुन रही है, उनके तमाम कई विधायक और मंत्री, यहाँ तक मंत्री तक ने अनशन किया है और जो है शिकायतें दर्ज कराई हैं अपनी। जो है सवाल इस बात का है कि अफरा तफरी मची हुई है, भाजपा के विधायक ही संतुष्ट नहीं है, जनता का क्या हाल होगा। सवाल इस बात का है कि ये घबराए हुए हैं, इस समय घबराए हुए हैं, दलितों से घबराए हुए हैं, आज ये बैकवर्ड समाज से यानी पिछड़ों से घबराए हुए हैं। आज ये ब्राह्मण सबसे बड़ी इनकी मुसीबत है। आज ब्राह्मणों की चुन चुन कर हत्या हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। आज सुल्तानपुर में डॉक्टर का पैर ढील कर दिया गया।
आज कानपुर में माँ बेटी जला दी गई। ठीक है। आज किस किस तरह से हत्याएं हुई हैं। ठीक है सर। बस्ती में हत्या हुई है। ओके। सवाल इस बार लखनऊ में हत्या हुई है। हाँ। हत्याओं का एक सिलसिला जारी है। और ये भाजपा सरकार, अच्छा MOU की बात कर रहा हूँ, भारी भरकम MOU कराए गए, कितने धरातल पे उतरे। आज विद्युत का एक कारखाना नहीं लगाया गया उत्तर प्रदेश में। स्वास्थ्य विभाग क्या हाल है चलाया हुआ है। आज शिक्षा विभाग का क्या हाल है, स्कूल बंद कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल जनता के शत्रु हैं। जनता जो गरीबों का हित साधने की बात छोड़ो, गरीबों के दुश्मन बने हुए हैं इस समय। और ये लाते हैं डॉक्यूमेंट, विजन डॉक्यूमेंट लाते हैं, सपना। ठीक है सर, ठीक है। ओके ओके सपने में जनता जिएगी। ओके ओके, गॉट इट। ठीक है दिनेश जी, लॉ एंड ऑर्डर पर जब उत्तर प्रदेश की बात होती है तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा उठता है, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, क्योंकि यही एक बहुत बड़ी बाधा थी वहां पर। लेकिन अब सरकार कह रही कि इसमें बहुत बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर इसकी गिरावट हुई है और क्राइम कम हुआ है, और वो देखने को भी मिल रहा है। अगर क्राइम होता भी है तो बहुत जल्द उस पर कार्रवाई भी होती है, या तो उसे गिरफ्तार किया जाता है या फिर कानून के तहत कार्रवाई की जाती है। क्या आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ी रुकावट थी जो अब दूर हो रही है उत्तर प्रदेश से? दिनेश जी। और जो उससे पहले FIR दर्ज नहीं की जाती थी, मतलब आदमी सर पटक के मर जाता था। हाँ। लेकिन थाने में बहुत मुश्किल से करके, मैं सिर्फ सभा के राज की बात नहीं कर रहा, तो इससे पहले ये भी होता था कि इस तरीके से कि सर पटक के मर जाता था, वो एड़ियां गिर जाती थी उसकी। हाँ। जूते गिर जाते थे, लेकिन FIR मतलब रिपोर्ट जो है दर्ज नहीं की जाती थी ऐसे। और किसी जगह पे कुछ वर्ग विशेष के जो है उन लोगों को छोड़ करके, उसके अलावा जैसे जो गंगा नदी बहती थी तो एक ही डायरेक्शन बहती थी, ज्यादा जो है बाकी तवज्जो नहीं दी जाती थी। और हर जिले का जैसे इंचार्ज, जैसे कि पुलिस का कप्तान होता है, उस तरीके से माफिया एक कप्तान हुआ करता था, जो कि फला जिले में अगर कोई आपने काम करवाना है, जैसे मेरठ में कोई काम करना, तो मेरठ के फलाना जो है वो माफिया कप्तान है, उनसे जाके आप बातचीत करो, और अगर नहीं करो तो उसमें जाकर के आपके कोई किसी चीज का समाधान नहीं होने वाला। अतीक अंसारी, मुख्तार अंसारी, इस तरह कितने लोग हैं, अतीक अहमद हो गए, तो कितने वाले इस तरह के थे, ये तो सर नाम मैं बता रहा हूँ, बाकी इसके अलावा और कितने से, तो अनगिनत लोग थे इस तरह के, जो कि अपने तरीके से जनता को त्रस्त करके रखते थे। अतीक जो है उनके बारे में मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि जो उसने मेन रोड के आसपास में अपना एक कार्यालय खोल रखा था, और वहां से आप मान के चलें कि कोई अगर हॉर्न बजाता था और उसके हॉर्न से उतनी डिस्टर्बेंस उसको पैदा होती थी कि उसको अंदर बुला करके, जो वाहन चालक होता था, उसको अंदर बुला करके उसकी चमड़ी उधेड़ने का काम किया जाता था। और किस तरह के कुछ उसकी अगर है कि आदेश की अवहेलना, आदेश में इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई भी जैसे मुंह से फरमाया अगर निकल गया तो पूरा होना ही होना है, चाहे किसी जमीन की बातचीत हो या और कुछ अगर हो, तो उसको पकड़ के किसी भी तरीके से कानूनी तरीके से उसको परेशान करना है, कुछ भी करना। तो इस तरह की चीजें दुनिया भर की चीजें होती थी। उसके नाम मतलब जो कोई जमीन जायदाद है उसको अगर पसंद आ गई या कुछ चीज होगी तो होना पौना कुछ उसको दे करके रजिस्ट्री अपने नाम पे करवा ली, या किसी और से व्यापारी जो है तो उसको किस तरह तंग करने का काम, इस तरह की दुनिया भर की चीजें होती थी। तो उसमें देखिए मतलब निसंदेह उसमें पूरे तरीके से और कमी दर्ज की गई है, और वो आगे आने वाले समय पे उसको अमूलचूल परिवर्तन जो है उसको लेकर के और विकास की और जो चीजें हैं उनको देख करके, और अभी जो विजन डॉक्यूमेंट जो पेश किया गया तो अपनी तरफ से मॉडरेशन को लेकर के चले, या अन्य चीजों को लेकर चले तो बेहतरी के लिए किया गया। तो उसमें मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी होगी चाहे कांग्रेस हो गई, तो उनको अपने विचार उसमें रखने चाहिए, उसमें सजेशन जो है वो हो गए, सुझाव हो गए, वो ऐड करने चाहिए। जिस तरीके से जैसे अभी जो 24 घंटे की जो चर्चा चली, तो उसमें पूरी तरीके जैसे कि जो वक्ताओं ने भाग लिया उन्होंने चर्चा में अपने तरीके जो सजेशन दिए, वैल्यूएबल सजेशन दिए, तो उसी तरह की चीजों में ध्यान देना चाहिए, ना कि ये कि ठीक है उसमें अगर आपको कोई कमी लगती है तो उसमें भी जरूर उठाएं, सवाल उठाने आपका हक है, और हक क्या मतलब अधिकार भी है, और साथ साथ में उठाना भी चाहिए ऐसे, क्योंकि प्रतिपक्ष अगर कमजोर रहेगा शीतल जी तो उसमें ठीक नहीं रहता। तो इसी तरीके की चीजों को लेकर के मैं कहना चाहूंगा कि पूरे तरीके से और पुरजोर तरीके से अपनी आवाज बात जो है उठानी चाहिए, और उठा करके रख करके जितनी मजबूत तरीके रखें उतने रखें, लेकिन साथ में इसी प्रकार से जो जनहित में जो कार्य किए जाते हैं उसमें सरकार का साथ देने का काम भी करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और पहले से निसंदेह पूरे तरीके, मैं दोबारा रिपीट करके बताऊंगा कि पूरा जो क्राइम जो रेट है उसमें कमी दर्ज की गई है, और पहले से जो जनता जो आम जनता जो है वो पहले से कहीं ज्यादा खुश है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा राहत महसूस हो रही है। शिव जी, आखिरी कमेंट लूंगा आपसे सर, थोड़ा जल्दी से समेटिएगा सर, 30 से 40 सेकंड में। शीतल जी, भारतीय जनता पार्टी की नीति और विकास को देखकर जो जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दूसरी बार भी मिला है,
2027 में भी ऐसा ही ना हो जाए। सिर्फ इतनी हताशा समाजवादी पार्टी की है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी लेकर आएगी, उनको विरोध करना है। और अगर हमने 2047 का लक्ष्य लिया है तो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2047 तक रहेगी, इनका कहीं खाता खुलने वाला नहीं है। और यही डर है, इनको विकास विजन सबसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। ये तो ये एक्सीडेंट का इंतजार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जिसमें हमारे मुखिया आगे लीड करते हुए हैं और उनको लीडरशिप मिल जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी के हाथ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा झूठ लेकर जो आए थे, जनता इनका झूठ समझ चुकी है और इनके पास अब कहने को बताने को कुछ नहीं। ठीक है, अशोक जी आखिरी कमेंट सर, समय थोड़ा कम है। जी सर, मैं सर अपनी बात रख रहा हूँ सर, बहुत संक्षेप में बोल रहा हूँ। सच्चाई ये है सर, भारतीय जनता पार्टी का 2024 के बाद से जो गिरावट दर्ज की गई है जनता में, अब धीरे धीरे करके जनता से पूरी तरह से कट चुकी है और वो समझती भी है कि जनता से उसका भला नहीं होने वाला है। अब वो विरोधी हो चुकी है और चुनाव आयोग पर निर्भर कर रही है। इस समय चुनाव आयोग के जरिए चुनाव जीतना चाहती है और 47 तक या जीवन भर रहना चाहती है। चुनाव आयोग को अपने कब्जे में होने नहीं पाएगा। सारे विपक्षी दल और पूरे देश की जनता लामबंद है इस समय, तो चुनाव आयोग को उसकी करनी का सजा मिलेगी। और चुनाव आयोग ऐसे ही, हमारे सर्वोच्च न्यायालय भी हमारे पास है, तो इसका मतलब संज्ञान लेगा। इसका मतलब अशोक जी संज्ञान ले भी रहा है कुछ लोकसभा में आपका अच्छा प्रदर्शन हुआ है, लोकसभा में आपने अच्छी सीटें जीती हैं और मजबूत पार्टी उभरे हैं, तो बस सर फिर कहां पर चुनाव आयोग में गड़बड़ हो जाती है? क्या वो भी चुनाव आयोग में गड़बड़ था? अरे सर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो वक्तव्य, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है, शायद आपने ध्यान नहीं दिया कि 80 सीटें भी हम जीत जाएंगे, तब भी हम चुनाव आयोग पर और ईवीएम पर भरोसा नहीं करेंगे। सच्चाई ये है कि इन्होंने 18,000 वोटर की जो हमने शिकायत की थी एफिडेविट के साथ किया, कहा था उसको हजम करें, उस पर कोई अच्छा ये बताइए, ईवीएम का जो मुद्दा अशोक जी आपने उठाया था, 2 साल हो गया। आप सर आप बताइए सर, आप बताइए क्या इनको जवाब नहीं देना चाहिए था? तो मतलब आपने इस बात को जस्टिफाई किया है अशोक जी, आपने इस बात को जस्टिफाई किया है कि ईवीएम ठीक है, क्योंकि पहले कहते थे आप ईवीएम में गड़बड़ है, अब चुनाव आयोग वोटर्स में लिस्ट में गड़बड़ है, तो सर फिर गड़बड़ कहां पर है? चुनाव आयोग की प्रक्रिया ही गड़बड़ है। चुनाव आयोग स्वयं मिला हुआ है, ईवीएम से लेकर के तमाम हथकंडे अपना रहा है, तमाम वोटरों के नाम काट रहा है। लेकिन सर उन सीटों का ब्यौरा दीजिए ना। अयोध्या की सीट का, अयोध्या में जो जीते हैं, अयोध्या में अवधेश प्रसाद जी जीते हैं, तो उनका भी तरह से मिल्कीपुर में हुआ, फिर वो सीट सर कैसे चले जाते हैं? जी, आज चुनाव में क्या हाल हुई, उस चुनाव में रिवाल्वर तक टाल दिया पुलिस ने। ईतन जी, जो जनता मैंडेट देती है, अब जनता के मैंडेट को स्वीकार नहीं करेंगे, जनता जनार्दन होती है, उसके मैंडेट को धक्का बताने का काम कर रहा है, इससे क्या हो सकता है? ओके सर, राजनीतिक दल है, चुनाव आयोग की मिलीभगत से ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अब सरकार इनकी नहीं बनने वाली, संवैधानिक संस्था है, वो चुनाव कराती है, पारदर्शी चुनाव कराती है, चाहे जीत जाते हैं इनको लगता है, चाहे हार जाते हैं इनको लगता है। अब 80 में 80 सीटें जीत जाएंगे, फिर भी चुनाव खराब है, फिर चुनाव कैसे खराब हो जाएगा? ये किस तरह का बयान है? अखिलेश यादव दिखाएंगी ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर वो बच्चाना बयान देते हैं, नीति कितने का काम करते हैं, इनको लगता है जनता हमको गंभीरता देगी, जनता इनको गंभीरता से लेगी, जनता इनको इनके बयान बढ़ती है। ठीक है, ओके, मेरे पास समय नहीं है सर। दिनेश जी आखिरी 10 सेकंड है मेरे पास। दिनेश जी एक कंक्लूडिंग कमेंट दीजिएगा। जी सर, हाँ देखिए, अगर प्रतिपक्ष ये चाहता है कि एक सीरियस जो है स्टेटमेंट, सीरियस एक तरह से इनके बारे में मैसेज जाए, तो उसके लिए जहां पर जिस जगह पे आवाज उठानी उस जगह आवाज उठानी चाहिए और जिस तरह की जो बात करनी है उस तरह की बात करनी चाहिए। अब जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने इनको न्योता दिया था, बुलाया था 12:30 बजे कल के परसों, और उस टाइम पे बुला करके बोला था कि अपने मतलब हम लोग हमारे पास जो हॉल है वो 30 से ऊपर ज्यादा सदस्यों को अकोमोडेट नहीं कर पाएगा, तो आप 30 सांसदों को लेकर यहाँ पर आइए और सारे जो आप सबूत पेश करिए, अपनी बात रखिए, हम लोग आपको एड्रेस करेंगे और सब चीजों का आपका समाधान करने का काम करें। लेकिन वहां पर बाहर
बाहर जाके हुजूम लेके चले गए 300 से ज्यादा सांसदों का और पुत्र के, तो ये चीज देखनी चाहिए कि कहीं ना कहीं प्रतिपक्ष जो है कहीं ना कहीं अपनी राह से भटक तो नहीं रहा और सिर्फ शोर मचाना सिर्फ काम जो है वो ना रह जाए। तो अपनी बातों को संक्षेप में रखे, तरीके से रखे, और जहां पर आवश्यकता है वहां पर रखे तो बेहतर रहेगा। अदरवाइज इस तरह की अगर चीज अगर है तो इनको जैसे मान के चले कि समाजवादी पार्टी को अपने जैसे कि जो 30 से ऊपर सांसद है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, उसी प्रकार से कांग्रेस को कर्नाटक से या हिमाचल से कई दिक्कत लगती है। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है सर, तो उसमें अगर ईवीएम बेवफा तो सभी जगह बेवफा है। हाँ, इसलिए थोड़ा सा जल्दी है क्योंकि संपर्क कट जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए थे, लेकिन विजन डॉक्यूमेंट, विकास परमानेंट। लेकिन फिलहाल योगी सरकार ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि विपक्ष जो है इस संकल्प से खुश नहीं है। ये जो संकल्प हमने बुना है, ये जो संकल्प हमने लिया है कि 2047 तक हम अपने उत्तर प्रदेश को विकसित बनाएं। फिलहाल देखना दिलचस्प है, राजनीतिक विरोध, राजनीतिक गतिविरोध होता ही रहेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत का विकास कैसे होगा ये देखना बेहद ज्यादा दिलचस्प है। वक्त एक ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी।